आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के चुनावी नतीजों का विश्लेषण दिखाएंगे और एक लाइन में अगर इन नतीजों का सार आपको बताएं तो वो ये है कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में है और ये चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही शुभ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए इन नतीजों में भी सिर्फ निराशा ही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बने सिर्फ 129 दिन हुए हैं, लेकिन इन 129 दिनों में कांग्रेस 4 राज्यों में चुनाव हार चुकी है और अभी इस साल 6 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने बाकी हैं। अब आपको आज के चुनावी नतीजों के 4 बड़े हाइलाइट्स बताते हैं। संक्षिप्त में आप बहुत आराम से समझ जाएंगे कि आज हुआ क्या है। पहली बात यह कि इन चुनावों में बीजेपी का सक्सेस रेट 100% रहा है और वो इन तीनों राज्यों में ही सरकार बनाने की स्थिति में बहुत आराम से पहुंच गई है। इनमें त्रिपुरा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि नागालैंड और मेघालय में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। इनमें मेघालय में नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा ने आज शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और बीजेपी के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाने पर अपनी सहमति जताई है। दूसरी बात यह कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त हार हुई है। तीनों ही राज्यों में मेघालय इकलौता ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में थी। पिछली बार कांग्रेस ने मेघालय में 21 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो वहां पर सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है और कांग्रेस को 16 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा नागालैंड में पिछली बार की तरह कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली और पूरी कांग्रेस पार्टी को नागालैंड में 11,15,000 में से सिर्फ 40,000 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को वहां पर 2,15,000 वोट मिले हैं और उसने 12 विधानसभा सीटें जीती हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ गठबंधन किया था और कुल 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां पर 23 में से सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई। तीसरी बात यह है कि इन नतीजों से यह पता चलता है कि बीजेपी हर चुनाव को, चाहे किसी भी राज्य में हो, कितनी गंभीरता से लेती है और त्रिपुरा में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए मानी जाएगी। त्रिपुरा में 25 वर्षों तक लेफ्ट पार्टियों की सरकार थी और 2018 में वहां पहली बार बीजेपी की सरकार बनी और एक बार फिर से बीजेपी को वहां अपने दम पर पूर्ण बहुमत मिल गया है। और चौथी बात यह है कि इस जीत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी काफी फायदा हो सकता है। पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों में लोकसभा की वैसे तो कुल मिलाकर 5 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन के पास 3 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 1 सीट है। लेकिन जब भी कोई विधानसभा चुनाव होता है हमारे देश में, चाहे छोटे राज्य में हो या बड़े राज्य में हो, उससे एक माहौल बनता है और बीजेपी ने साल के शुरू में ही इन तीनों राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके जीत का एक माहौल अपने लिए देश में तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से उसे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें जरूर फायदा होगा। आज के इन चुनावी नतीजों में जो सीखने वाली बात है वो ये है कि बीजेपी चाहे छोटे राज्यों में चुनाव हो या बड़े राज्यों में चुनाव हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का चुनाव हो या किसी और क्षेत्र का चुनाव हो, हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। यहां पर आपको यह देखना होगा कि बीजेपी की पूरी जो टीम है वो एकजुटता के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे कोई और मंत्री हो। बीजेपी की जो पूरी टीम है ये पूरी अपनी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में उतरती है और उसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहकर करते हैं। तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव प्रचार के लिए गए, जबकि दूसरी पार्टियां इन चुनावों में उतनी गंभीर नजर नहीं आती। कांग्रेस पार्टी को नाकामी मिली है एक बार फिर से, लेकिन तब भी आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इन चुनावों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो यहां चुनाव प्रचार करने के लिए गई भी नहीं। तो बीजेपी से ये सीखने वाली बात यह है कि वो हर चुनाव को, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे वो बड़ा चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव ही क्यों ना हो, चाहे वो बीएमसी का चुनाव ही क्यों ना हो, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी बराबर की गंभीरता के साथ इन चुनावों को लड़ती है। और आज जैसे ही नतीजे आए उसके बाद आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंच गए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उनका हौसला बढ़ाया। दूसरी बात इससे जो पता चलती है वो ये कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त की है और
बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद थी कि भारत में जो वोट हैं वो जरूर जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। राहुल गांधी की जो मेहनत है कहीं ना कहीं तो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन इन चुनावों में भी राहुल गांधी की ये जो मेहनत है ये बेकार गई और कांग्रेस पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा का कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ इन तीनों ही राज्यों में। अब इन तीनों राज्यों में जो हार हुई है उस हार का श्रेय किसे दिया जाएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाएगा, गांधी परिवार को दिया जाएगा, या जो और नीचे नेता हैं जो कि इन राज्यों के इंचार्ज थे उन्हें दिया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। और इन तीन राज्यों को अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि बीजेपी वर्सेस ऑल, यानी विपक्ष अगर एकजुट भी हो जाए तो भी आपने देखा होगा कि बीजेपी आगे निकलती जा रही है। इन चुनावों का अगला फायदा यह होगा, कहने को तो यहां पर लोकसभा की ज्यादा सीटें नहीं हैं और अगले लोकसभा चुनाव में यहां से कोई ज्यादा सीटों की संख्या को लेकर ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं मिलने वाला, लेकिन इन चुनावों से पूरे देश में एक माहौल बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर और उनकी छवि इससे और ज्यादा मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होने वाला है। अब हम आपको G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का विश्लेषण दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज की सबसे शक्तिशाली तस्वीर दिखाते हैं जिनमें दुनिया के 40 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और इस दौरान भारत ने 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड यह है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने सारे देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक ही समय पर एक ही शहर में भारत में मौजूद है। और दूसरा रिकॉर्ड यह कि G20 के 23 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश की अध्यक्षता में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में लगभग सभी सदस्य देशों से उनके प्रतिनिधि आए हैं। और भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी बैठक इससे पहले कभी नहीं हुई थी। इसके अलावा आज की बैठक में दुनिया की 13 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया, जिनमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के डायरेक्टर भी शामिल हैं। G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और ताकतवर मंचों में से एक माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि इस ग्रुप के सदस्य देशों के बीच मतभेद होने की वजह से हर बार G20 समिट में कई बड़े देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेने से ही इनकार कर देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, यह अपवाद है और इसकी वजह है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तमाम बड़े बड़े देशों के नेताओं से दोस्ती और उनका प्रभाव। आज जब G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई तब इसमें अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक छत के नीचे मौजूद थे। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इस समय अमेरिका और रशिया के बीच कितनी दुश्मनी चल रही है और हाल ही में इस वजह से अमेरिका के विदेश मंत्री ने अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया था। और इतनी दुश्मनी के बावजूद भी अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री एक साथ एक ही शहर में एक ही छत के नीचे हैं। इसी तरह ब्रिटेन ने रशिया के खिलाफ कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं और दोनों देशों के बीच यूक्रेन को लेकर जबरदस्त तनाव है, बातचीत बंद है और भारत और चीन के बीच भी तनाव कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत इन तमाम देशों के विदेश मंत्रियों को एक साथ एक देश में, एक शहर में और एक ही समय पर एक छत के नीचे लाने में कामयाब रहा है। इस समिट के बीच आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बैठकें की हैं, जिनमें उनकी पहली बैठक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ हुई और दूसरी बैठक चीन के विदेश मंत्री चिन गोंग के साथ हुई, जो लगभग 45 मिनट तक चली। अक्सर इस तरह की जो बैठकें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में खत्म हो जाती हैं, लेकिन यह बैठक 45 मिनट तक चली और इसमें जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो मुद्दा था LAC का और LAC पर तनाव कम करके शांति बहाल करने का। तो चीन के साथ भी अब हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में LAC पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक संघर्ष हुआ था, हिंसक संघर्ष हुआ था। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था और उस घटना के बाद आज पहली बार भारत और चीन के विदेश मंत्री मिले हैं और आमने सामने बैठे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस बैठक में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के सामने मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। और चीन के विदेश मंत्री चिन गांग का ये पहला भारत दौरा है और ऐसा कहा जाता है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन पर काफी भरोसा करते हैं। 10 साल बाद जब दिसंबर 2022 में वांग यी ने
चीन के विदेश मंत्री के पद की जिम्मेदारी छोड़ी थी, तब शी जिनपिंग ने खास तौर पर चिन गैंग को ही अपना विदेश मंत्री बनाने का प्रस्ताव पेश करवाया था और इसलिए चीन के मौजूदा विदेश मंत्री का भारत आना और एलएसी के मुद्दे पर बात करना बहुत अहम है। अब आपको बताते हैं आज के दूसरे फैसले के बारे में, और दूसरा फैसला है अडानी के बारे में। उसमें क्या हुआ है देखिए। यह जो फैसला आया है ये गौतम अडानी पर लग रहे आरोपों की जांच से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर उसकी कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में हेराफेरी के आरोप लगाए थे और इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 4 अलग अलग याचिकाएं दायर हुई थी। इस मामले में अदालत से जांच कराने की मांग की गई थी, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे, जबकि इनके अलावा इस कमेटी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन ओपी भट्ट, रिटायर्ड जज जेपी देवधर, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व एमडी केवी कामत, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी और वरिष्ठ वकील सोमशेखर सुंदरेसन को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने इस कमेटी के लिए सीलबंद लिफाफे में कुछ नाम प्रस्तावित किए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहता है और इसलिए अगर सरकार द्वारा प्रस्तावित लोगों को कमेटी का सदस्य बनाया जाता है तो इससे ऐसा लगेगा कि ये कमेटी सरकार द्वारा ही गठित की गई है। ये कमेटी 3 बातों की जांच करेगी। पहला, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। दूसरा, इस रिपोर्ट से भारत के शेयर बाजार पर क्या असर पड़ा, इसकी भी जांच होगी। और तीसरा, क्या अडानी ग्रुप की कंपनियों द्वारा किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया है। और यह कमेटी निवेशकों को जागरूक करने के उपाय भी सुझाएगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और उन्होंने एक आज ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि सत्य की जीत होगी। हालांकि यहां समझने वाली बात यह भी है कि इस मामले की जांच शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी द्वारा ही की जाएगी। सेबी सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी को जांच की स्थिति बताती रहेगी और सेबी को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को 2 महीने के अंदर एक सीलबंद लिफाफे में अब सौंपनी होगी। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आज अडानी ग्रुप के शेयरों में 5% तक की वृद्धि हुई है। लोगों ने सोचा था कि इससे गिरावट होगी, लेकिन इससे अडानी ग्रुप के शेयरों में वृद्धि हुई है। आपको याद होगा संसद में भी इसे लेकर बड़ा हंगामा हुआ था और विपक्षी दल राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार ये कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर एक जेपीसी बैठनी चाहिए और सरकार को इसकी जांच का आश्वासन देना चाहिए। लेकिन तब सरकार ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए इस मामले को पहले स्वीकार किया, कहा कि हम इसकी सुनवाई करेंगे और सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो बड़ी बात जो है आज ये है कि अडानी ग्रुप की जांच होगी। इस जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी को बनाया गया है और ये जांच सेबी करेगा। आपको याद होगा हमने जब ये पूरा मामला चल रहा था तब भी कहा था कि जब इस तरह के आरोप लग जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए और गौतम अडानी को भी अपनी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। उस दिन भी हमने, आपको याद होगा, उस समय हमने कहा था कि सेबी को इसकी जांच करनी चाहिए और आज वही हुआ। आज सेबी जांच करेगी, आदेश आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के और गौतम अडानी इसे अपनी एक तरह की अग्नि परीक्षा मान सकते हैं।